सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी इस एकमात्र वीडियो से बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। किन फॉर्मूले पे आपके जो प्रश्न है परीक्षा में वो पूछे जाएंगे, किन कॉन्सेप्ट पे क्या कॉन्सेप्ट रहता है और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, पूरे टिप्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और सब कुछ होने वाला है चैप्टर वाइज, ठीक है। जितना आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस यहाँ कवर हो जाएगा पूरे बहुत ही कम समय में। तो जिसको भी डर लग रहा है, जिसको कहीं डाउट है और जिसको रिवीजन करना है, सभी के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी को तुरंत आप शेयर कर दीजिए, सभी तक यह क्लास पहुंच जाए, ताकि कम समय में सबका रिवीजन, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, आपके सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर आता है वह आता है अनुपात का, रेशियो का। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। शेयर करिएगा, इस क्लास को लाइक करिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। अब इसी तरीके से देखिए, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, तैयारी करिए। देखिए यहाँ पे अनुपात, रेशियो में आपको क्या समझना होता है। अनुपात में जब भी 2:3 इस तरीके से कहीं लिखा है 2:3, तो इसका मतलब होता है 2/3। और ये दो राशियां होती हैं और इनका हमेशा अनुपात कब लिया जा सकता है, समान राशियों का। अनुपात हमेशा समान राशियों का ही लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है, इसका अनुपात अगर लेना हो तो आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बोल दे 4 ग्राम और 5 किलोग्राम, तो पहले आप 5 किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए या 4 ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए। तो हमेशा जो आपका यूनिट होगा, जो इकाई होगी, उसको समान करने के बाद ही आप बटे में लिखोगे और सरल कर लोगे बटे को, तो अनुपात आपको मिल जाएगा। ठीक, ये आता है आपका अनुपात पे बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, ये आपके इस तरीके से बनते हैं। ठीक, इसके बाद आप पढ़ते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। तो ये क्या होता है, ये जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम वहां पे कहते हैं समानुपात। ठीक, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात कहा जाता है। और यहां नियम क्या लागू होता है, जैसे कोई दो अनुपात आपस में अगर बराबर हैं, A/B C/D के अगर बराबर है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो A का गुणा D से होगा, यानी कि जो बाह्य पद होगा उसका गुणा मध्य पद के गुणे के बराबर होगा, B का गुणा C के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे समानुपात का मतलब क्या हो गया, A/B बराबर C/D। और समानुपात का चिन्ह इस तरीके से होता है, दो बिंदी लगातार। जैसे अनुपात में दो बिंदी एक साथ होता है, तो यहाँ 4 बिंदी एक साथ होता है। और जहां भी अगर 4 राशियां समानुपात में है, तो जो बाह्य राशि का गुणा होगा A/D बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के बराबर, यानी कि B/C के बराबर होगा। इस पे प्रश्न आपके बनते हैं, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, इस पे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसी से आप प्रूफ भी करते हैं कि 4 राशियां समानुपात में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 राशियां दिया गया है, एक राशि नहीं दिया गया है और इसका मान आपको निकालने को बोला है जब ये समानुपाती हैं। ठीक, तो समानुपाती होंगी तो x का मान उसी तरीके से बाह्य पदों का गुणा गुणे बराबर होगा मध्य पदों के गुणा के। ठीक, अब अनुलोम या अनुक्रमानुपात, अनुलोम या अनुक्रमानुपात डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, और प्रतिलोम इनवर्स प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं। तो देखिए, जब डायरेक्ट जो है एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ रही है, मतलब उसी के साथ साथ चल रही है, बढ़ रही तो बढ़ रही है, घट रही तो घट रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है। और अगर एक बढ़ रही दूसरी घट रही है और दूसरी घट रही है तो ये बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ये याद रखिएगा। ठीक, इस पे भी आपके बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो अनुलोम अनुपाती, प्रतिलोम समानुपाती, इन पे आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये तो आपने देख लिया, मैंने बता दिया कि बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। इसके बाद देखिए, जो आपके सिलेबस में है वह है घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना। ठीक है, तो कोई संख्या जैसे n बार गुणा है,
जैसे 7 का 4 बार अगर गुणा हो रहा है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 7 के घाते 4, और इस 7 को आधार बोलते हैं, 4 को घात बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं जब संख्याएं घात में लिखी रहती हैं तो जैसे हम जोड़ घटाने का नियम पढ़ते हैं वैसे ही, जोड़ घटाने गुणे भाग का, वैसे ही जब संख्याएं घात में लिखी रहती है तो इनके कुछ नियम होते हैं। ठीक, उन्हीं नियमों पे आपके प्रश्न बनते हैं। ये नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला नियम कह रहा है कि x के घाते m है गुणे x के घाते n है, तो इसे ये बराबर होता है, इसी को हम लिख सकते हैं x के घाते m धन n। ठीक है, जैसे अभी मैंने 7 के घाते 4 का एग्जाम्पल लिया था और गुणे लिखा हो 7 के घाते 5, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, ये बराबर हो सकता है। देखिए दोनों जगह आधार x है, जो बेस है x है, यहाँ दोनों जगह जो है आधार 7 है, ये आपका होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 4 और 5 जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ घात में, और ये हो जाएगा 7 के घाते 9। 7 के घात जो था 7 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7 के घाते 4 जो था गुणे 7 के घाते 5 जो था, उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के घाते 9। ठीक, तो ये पहला नियम हो जाता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा नियम है वह है x के घाते m भागा x के घाते n। ठीक है, या इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, बटे के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x के घाते m बटे x के घाते n। तो इसको लिखा जा सकता है x के घात में m माइनस n। ठीक है, जैसे अभी 7 के घाते 4 था और 7 के घाते 5 से गुणा हो रहा था, गुणा ना होके भाग होता, तो यहां हम क्या करते हैं, यहां हम क्या करते हैं 7 के घाते 4 माइनस 5 जो बटे में है वो घटा दिया जाएगा, तो यहां पे आ जाता मान 7 के घाते ऋण 1। ठीक है, तो इस तरीके से धन आए ऋण आए उससे मतलब नहीं है, ये यही होगा। ठीक है, ये दूसरा नियम कहता है। इसके बाद तीसरा नियम आपका कहता है कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है x, कोई संख्या है उसके घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो किसी भी संख्या के, जैसे आपकी एक संख्या है 5473, इसके भी घात में अगर आपने 0 लगा दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो कोई छोटी से छोटी संख्या हो, कोई बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके घात में अगर आपने 0 लगा दिया है तो मान हो जाता है 1। इसके बाद समझिए कि अगर जैसे 7 के घाते 4 लिखा है और इसके पूरे के घाते 5 लिखा है, तो ये क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाएगा, अब इसको लिखा जाता है 7 के घाते 4 गुणे 5। अगर कहीं पे घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 7 के घाते 20 इसको लिखा जाएगा। ये समझ गए आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका घात का चौथा नियम। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये पांचवा नियम क्या कह रहा है कि अगर देखिए कहीं पे अगर a के घाते m इंटू n लिखा है और ये बराबर है a के घाते m के, तो ये तभी होगा जब n का मान 1 हो, जब n का मान 1 हो। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए छठवां नियम क्या कहता है कि दो राशियों का आधार में दो चीजों का गुणा हो रहा हो और घात में n हो, तो उसको हम घात को, इन दोनों को अलग अलग, जो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है वही सेम घात दोनों पे चढ़ जाएगी और गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। और कहीं पे भाग हो रहा हो x बटे y के घाते n लिखा हो तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के घाते n बटे y के घाते n। ठीक, तो इसी, अब ये घात के नियम हो गए, अब इन्हीं पे आधारित आपके प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है करणी, करणी का मतलब क्या होता है, कहीं पे अगर करणी है और करणी पे कुछ संख्या नहीं लिखी है तो उसका मतलब होता है उसके घात 1/2, इसको 5 के घाते 1/2 लिखेंगे और इसको 3 गुणे 7 के घाते 1/2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, यानी कि इसका मतलब हो गया ये 1000 के घाते 1/9 है। यहाँ जो 9 है ये करणी की घात होती है और यहाँ बटे में लिखी जाती है। ठीक, अब इन घातों को आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, अगर आपको नियम पता है, आप कुछ प्रैक्टिस करोगे कुछ प्रश्नों की, तो आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। और ये सभी क्लासेस मैंने करा रखी है, ये नोट्स मैंने खुद से बना करके करा रखे हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और आपका
प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है राजन सीरीज और पवन सीरीज। पूरा मैंने सॉल्व करा रखा, एक भी प्रश्न कहीं नहीं बचा है राजन सीरीज का, पवन सीरीज का, तो उन क्लासेस को आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वह है सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। तो ब्याज आप समझिए, ब्याज में आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, सरल ब्याज क्या होता है, ठीक है, और मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और किसका क्या सिंबल होता है, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, पी लिखते हैं, मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, ए लिखते हैं, समय टाइम टी, दर प्रतिशत रेट तो आर लिख देते हैं, और सरल ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई लिख देते हैं, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई लिख देते हैं, ठीक। और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जिसे हम लोग सिंप्लीफाइड वे में कहते हैं PRT बाई 100, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन सरल ब्याज, ठीक। और यहीं से हमने ब्याज निकाल लिया, तो मिश्रधन बराबर हम लोग लिख सकते हैं मूलधन और ब्रैकेट में एक धन दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो ये कॉमन लेने वाली बात है, फॉर्मूला यहां से उठा के यहां रख दिया, और ये आप चाहे तो ब्याज निकाल करके यहां से ये फॉर्मूला लगा के जोड़ भी सकते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूले आप समझ गए। अब सरल ब्याज के फॉर्मूले हो गए, अब इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले। अब सरल ब्याज में क्या होता है, एक आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो मूलधन होता है, वह बदलता नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर टाइम पीरियड के बाद, हर समय अवधि के बाद आपका जो मूलधन होता है वह बदल जाता है। कैसे, जो मिश्रधन होता है वह आपका मूलधन बन जाता है। तो यहाँ फॉर्मूला अलग लगता है। यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे अगर आपको मिश्रधन निकालना है, मतलब पूरा मिश्रधन ब्याज और आपका मूलधन मिला करके, तो फॉर्मूला लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्मूला क्या है, क्या निकल रहा है, क्या आपको निकालना है, ठीक है। प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर है मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 और घाते समय, इसको लिख देते हैं ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ये शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसी पे आपके जितना आपका पॉपुलेशन वाला प्रश्न रहेगा, जो जनसंख्या वाले प्रश्न है, और जिसमें लिख देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज, जहां पे टर्म यूज होगा चक्रवृद्धि ब्याज, वहीं पे ये फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो बाकी जगह साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगेगा। जब प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहेगा, या आपसे जनसंख्या आपको दिया रहेगा 1 साल का, और कुछ साल बाद जनसंख्या वाले प्रश्न में ये आपके फॉर्मूले लगेंगे। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा, एक तो होता है कि आपको ब्याज वार्षिक दे हो, और आपको दर भी वार्षिक दिया हो, और समय भी वर्ष में दिया हो। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह छमाही या तिमाही देना होता है। तो छमाही मतलब क्या हो गया, 1 साल में 2 बार ब्याज, और 2 बार ब्याज अगर देना है तो जो दर दिया रहेगा आपको, वार्षिक दर दिया रहेगा, तो छमाही दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 साल में कितनी छमाही, 2, तो वार्षिक दर में 2 से भाग कर देंगे, ठीक। आपका दर बदल गया, और आपका समय जो आप लिखेंगे, समय आपको वार्षिक दिया रहेगा, तो समय को भी आपको छमाही में कन्वर्ट करना रहेगा। जब आपको ब्याज छमाही कलेक्ट किया जा रहा है, तो छमाही 1 साल में 2 छमाही, तो जितने वर्ष दिए रहेंगे 2 से गुणा कर देंगे, उतने छमाही हो जाएंगे, ठीक। ये छमाही वाली कहानी आप समझ गए। और तिमाही का अगर बोल देगा कि तिमाही ब्याज दे है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके कितने तिमाही होते हैं, 4, तो वार्षिक दर में आप 4 से भाग कर दीजिएगा, आपका जो तिमाही वाली दर है वो आ जाएगी, और समय में 4 से गुणा कर दीजिएगा वर्षों में, तो वो आपके उतने तिमाही आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप कर लोगे अब इस पे आधारित। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, और जितने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट करते हुए चलिए, फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को, यहां से कुछ उतारना है तो उतारते चलिए, ठीक है। और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी राजन पवन में होगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ में आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके के समझने के बाद आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो होगा वह
इंप्रूव होगा और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वह ऊपर जाएगा, जिसके आधार पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक, इसलिए यह क्लास है। अब इसके बाद देखिए लघुगुणक की जानकारी, घातांक से लघुगुणक तथा इसका विलोम। अब लघुगुणक क्या है, जिसे लॉग बोलते हैं, लॉग लिखते हैं इस तरीके से। तो लॉग क्या है, एक फंक्शन है, एक मशीन है। ठीक है, एक फंक्शन है, एक मशीन है, समझिए। ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यू डाली जाती है तो ये कुछ वैल्यू निकाल के देता, बस इतना ही, और कुछ मत सोचिए, दिमाग में कुछ मत रखिए। अब लॉग किस तरीके से किसी संख्या का लिखा जाता है ये समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर। देखिए कहीं पे अगर लिखा है 5 के घाते 3 बराबर 125, ठीक, बराबर 125, तो यहां पे लॉग में क्या होता है, लॉग लिखा आपने। लॉग मशीन में आपको 2 चीजें देनी होती हैं। लॉग मशीन में आपको 2 चीजें देनी होती हैं, फंक्शन। तो 125 अगर आप इसमें डालोगे लॉग में, और इसका आधार बेस जो है यहां लिखा जाता है, मेन संख्या यहां, और जो आधार होता है वह अगर 5 रखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, हमको बराबर मिलेगा इस मशीन से ये निकलने के बाद 125 आधार 5 पे, तो ये हमको दे देगा ये 3। ठीक है, यही हमको दे देगा 3। तो यही इतना मतलब होता है। ये आप संख्या को इस तरीके से अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग में, तो आपको बस इतना करना है, जो बराबर के उधर बड़ी संख्या लिखी हुई है इसको लॉग में डाल दीजिए, और यहाँ जो आधार है उसको आधार बना दीजिए, बेस बेस रहेगा। 5 यहाँ आधार है, आधार में चला गया, जो घात है वो बराबर मान लिख दीजिए, यही आपका लॉग हो जाता है। ठीक, ये समझ गए आप। अब लॉग के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हर एक मशीन अपने तरीके से काम करती है, आपको पता है। तो उसी तरीके से लॉग जो हमारी मशीन है, फंक्शन है, मशीन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तभी, ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अगर a के घाते x बराबर n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log n बेस a बराबर x। ठीक, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए परिवर्तन करने को आपको दिया गया है लघुगुणक रूप में लिखने को, तो लघुगुणक रूप में आप लिख लोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लघुगुणकों के नियम, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो लॉग के नियम क्या है अब समझिए। यहाँ पे अगर लॉग में कोई संख्या है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणा हो रहा हो, जैसे m गुणे n हो रहा हो और बेस a है, तो इनको जो गुणा हो रहा है जिन संख्याओं का लॉग में, उनको हम अलग अलग लॉग दे करके, ठीक है, और अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे log m बेस a धन log n बेस a लिखा जा सकता है। अगर लॉग में m इंटू n बेस a लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है log m बेस a धन log n बेस a। ये आपका पहला नियम, फॉर्मूले की तरफ समझिए, आपका इस पे प्रश्न बनेगा। इसको लॉग के जो प्रश्न दिए रहेंगे तो आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम समझिए, अगर लॉग में भाग हो रहा हो तो log m बाई n बेस a को क्या लिखा जा सकता है, log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक, गुणा हो रहा था तो जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे जब भाग हो रहा था तो जिससे भाग हो रहा है उसको घटा दिया हमने और अंश से। ठीक, तो इस तरीके से। अब तीसरा नियम समझिए कि अगर लॉग में कोई संख्या m है और उसके घाते n है, तो इस n को जो है वह आगे गुणे के रूप में ले आते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है log m के घाते n बेस a को लिखा जा सकता है n गुणे, ये n गुणे log m बेस a। अब ये देखिए n जो है इस log वाले मशीन से बाहर आ गया, ये एक इसका एक अलग वजूद है। n जो है, जो संख्या रहेगी वह अपने वजूद में आ चुकी है, लेकिन जो संख्या log के अंदर है उसको log के अंदर पिस करके, ठीक है, वो वैल्यू log के अनुसार ही काम करना होगा। ठीक है, तो n यहाँ पे फ्री हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नियम 4 क्या है। तो किसी भी आधार पे 1 का लघुगुणक सदैव क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब देखिए log 1 बेस a का कुछ भी मान हो, a 1 हो, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, 20,000 हो, कुछ भी मतलब नहीं है।
अगर log में 1 आ गया है, log 1 अगर आपको कहीं भी दिख जाता है log में 1, तो उसका मान हमेशा 0 होगा। ठीक, log 1 की वैल्यू 0 होगी, बेस में कुछ भी रहे। ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए नियम 5 क्या कह रहा है, तो किसी संख्या का उसी आधार पर लघुगणक सदैव 1 होता है। अगर कोई संख्या a है और यहाँ बेस में भी a है, यहाँ log में a है और log का बेस भी a है, तो मान हमेशा 1 होगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 1 हो जाएगी। ठीक, इन्हीं ये 5 नियम आपने पढ़े, इन्हीं पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वह है शेयर और लाभांश, शेयर एवं डिविडेंड। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका समझिए कि पूरा बिजनेस का जो है, बिजनेस का कंपनियों से रिलेटेड आपका यह चैप्टर है। ठीक है, कंपनियों को हमेशा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो लोगों को ऑफर करती हैं कि हम अपने कंपनी के छोटे छोटे हिस्से आपको बेच रहे हैं, ठीक है, आप ले लीजिए, उससे हमको क्या होगा, हमको पूंजी हमारे पास हो जाएगी, इससे हम बिजनेस को, कंपनी को और आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग खरीदते हैं, जो वो छोटे छोटे हिस्से करती है, उसी को शेयर कहते हैं। उसका कंपनी एक दाम रखती है जिसे उसका अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक, कंपनी ने दाम रख दिया, मान लेते हैं 1000 रुपए। ठीक, अब मान लेते हैं लोगों ने, सभी ने खरीद लिया। अब उसके बाद कंपनी अच्छा कर रही है, तो उसी 1000 रुपए का जो शेयर का जो मूल्य हो जाएगा, बाजार का मूल्य अलग होता है, वो 1000 रुपए से बढ़ करके कुछ और हो जाएगा। बाजार मूल्य का मतलब क्या होगा, फिर वही शेयर लोग आपस में खरीदते बेचते हैं। ठीक, उसी शेयर को जो कंपनी में हिस्सेदारी उन्हीं ने लिया हुआ है, तो उस हिस्सेदारी को अगर कोई बेच रहा है, तो कंपनी कैसा कर रही है उस पे उस शेयर का उस समय का बाजारी मूल्य डिपेंड करेगा। ठीक, खरीदने वाले ने तो एक समय खरीद लिया था, लेकिन आज के समय में कंपनी और आगे बढ़ी है, तो उस शेयर का दाम बढ़ा होगा, कंपनी ने अच्छा किया होगा। अगर खराब किया होगा तो उस शेयर का दाम घट गया होगा। तो उस समय जो मूल्य है उसको बाजारी मूल्य कहते हैं शेयर का, और जो कंपनी ने डिसाइड किया उसको अंकित मूल्य कहते हैं। इन्हीं दोनों मूल्य में घुमा करके आपसे प्रश्न पूछेगा, इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो शेयर खरीदता है वह शेयर होल्डर, भागीदार कहलाता है, और जो कंपनी लाभांश, जो आपको लाभ देती है, अगर कंपनी को लाभ होता है तो वो लाभांश कहलाता है। ठीक, इसके बाद एक्चुअल वैल्यू और बाजारी वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया। अब इसी पे प्रश्न बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका समुच्चय सेट। समुच्चय सेट क्या होता है, जैसे आपके, मान लेते हैं आपके 4 कोई खास मित्र हैं, तो आपसे मैं बोलूं कि आपके दोस्तों का जो ग्रुप है उसका एक समुच्चय बनाइए, तो उसमें आप लिख दोगे आपके दोस्तों का समुच्चय को, अगर आप मान लेते हैं कुछ नाम रखना चाहें तो ए आप रख दीजिए, ग्रुप का नाम ए आपने रख दिया, और आपने समुच्चय में लिख दिया आपने चारों दोस्तों का नाम। ठीक, तो ये हो गया आपके चारों जो सबसे खास दोस्त हैं उनका समुच्चय। इसी को कह देते हैं, एक ग्रुप जो होता है, एक समूह जो होता है, वही आगे चल के समुच्चय कहलाता है। लेकिन एक समूह समुच्चय कब कहलाता है, इसका नियम ये होता है कि कोई भी जो है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। आपका एक ही दोस्त है तो उसका एक ही बार नाम लिखेंगे आप समुच्चय में। ठीक है, 2 बार नहीं लिख सकते, नहीं तो 5 सदस्य दिखेंगे। तो इसीलिए अगर 4 दोस्त हैं तो 4 ही दोस्तों का नाम। इसी तरीके से सबसे आसान एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलता है वो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनका समुच्चय। तो उनके समुच्चय में आप क्या लिखोगे, ए ई आई ओ यू, ये 5 समुच्चय होते हैं, तो इन 5 समुच्चयों को हमने लिख दिया। अब समुच्चय आप समझ गए, समुच्चय एक तरीके से क्या है, ग्रुप है, लेकिन उसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब समुच्चय लिखा होगा, मतलब एक ग्रुप को लिखा है तो उसमें कुछ आपके सदस्य होंगे, तो सदस्यों की संख्या आपकी n होगी, और इस समुच्चय को दिखाने की विधि होती है, जैसे आपके दोस्तों के समुच्चय, जैसे हमने कामा कामा करके लिख दिया तो ये हो जाता है आपका रोस्टर विधि, और एक होता है आपका समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी विधि होती है वो आपकी, देखिए यहाँ पे आपका समुच्चय विधि, समुच्चय निर्माण विधि लिखिएगा, या गुण विधि से कहते हैं।
ये हो जाता है आपका उसकी, जैसे मैं कह दूं कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो 10 से छोटी हैं, तो यहां से आप 9 तक की संख्या लिख देंगे, वो हो जाएगी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो 10 से छोटी हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका समुच्चय। अब समुच्चय में आपका रिक्त समुच्चय जिसमें कोई नहीं हो, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है एकल समुच्चय जिसमें केवल एक हो, उसे एकल समुच्चय बोलते हैं, जिसमें मतलब कि एक ही सदस्य हो, और सीमित जिसके जो सदस्यों की संख्या है वो गिनी जा सकती हो, असीमित जिसकी सदस्यों की संख्या ना गिनी जा सकती हो। ठीक है, इसी तरीके से तुल्य समुच्चय, ये जो है सम समुच्चय, समान समुच्चय, ये सारा आपका ज्यादातर प्रश्न जो है, अब ज्यादातर चीजें आप सीख गए हैं, बस आपको सीखना है संघ समुच्चय। जैसे अभी मैं आपको बोल दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो वॉवेल्स हैं, जो व्यंजन हैं, और आपके 4 दोस्तों का समूह, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, समूह में ए आई ओ यू आ जाएगा, और उसके बाद आपके 4 दोस्तों का नाम, ये हो जाता है समुच्चय। ठीक, और इसके बाद ये संघ समुच्चय हो जाता है आपका यूनियन, और इसको आप यू से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यू से दिखाते हैं। इसी तरीके से आपका सर्वनिष्ठ भी होता है, जो 2 समुच्चय में कॉमन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको ए एक समुच्चय दिया गया है, बी एक समुच्चय दिया गया है। सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा, वो संख्याएं होंगी जो ए और बी दोनों में आ रही हूं। ठीक है, सर्वनिष्ठ को कैसे लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का आपका चिन्ह होता है उल्टा यू। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से पद दोनों में आ रहे हैं, वो आपके ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे 4 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा, तो 6 और 7 हो जाएंगे आपके यहाँ पे सर्वनिष्ठ समुच्चय में। तो ये आप समझ गए कॉन्सेप्ट, आप सारे समझते हुए चलिए, बहुत ही तेजी से आप सीख पाएंगे। उसके बाद देखिए 2 समुच्चयों का अगर आपको अंतर लेना है तो ये क्या होता है, 2 समुच्चयों का अंतर आप ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, देखिए कोई एक ग्रुप है उसमें से आप घटा रहे हो दूसरे ग्रुप को। ठीक, तो आप पहले ग्रुप में से वही चीजें तो घटा पाएंगे जो दूसरे ग्रुप में होंगी। तो वही बात है कि अगर a माइनस बी आप कर रहे हो, a माइनस बी आपने लिख दिया, तो इसका मतलब होता है a में से ऐसे सदस्य निकाल दिए जाएं जो b में उपस्थित हों, और b माइनस a अगर आप करते हैं तो इसका मतलब होता है b के सभी सदस्य आपके हैं और उसमें से ऐसे सदस्य घटा दिए जाएं जो a में आते हों। तो ये b माइनस a आपको फिर एक समुच्चय मिल जाएगा, एक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, b एक ग्रुप है कुछ लड़कों का मान लीजिए, और a एक ग्रुप है कुछ लड़कों का आप मान लीजिए। तो b माइनस a का मतलब ये होगा कि b ग्रुप में जितने लड़के हैं उनमें से ऐसे लड़के घटा दीजिए जो a ग्रुप के साथ भी जुड़े हैं। ठीक है, तो b ग्रुप, केवल जो b ग्रुप के जो प्योर लोग होंगे वो यहाँ बच जाएंगे b माइनस a में। ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए जो चैप्टर है आपका चर राशियों का गुणनखंड। ठीक, चर राशियों ऑन एक्स वाई जेड, ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे 5 ये है तो ये 5 हैं, इसमें कुछ बदलना नहीं है, लेकिन जहां हम एक्स वाई जेड लिखते हैं एक्स का मान कुछ भी आ जाता है एडजस्ट, जैसा प्रश्न रहेगा वैसा एक्स का मान आ जाता है। इस तरीके से ये इन्हीं राशियों का हमको गुणनखंड कैसे होता है, ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है, यह इस चैप्टर में हमको करके दिखाना होता है। लेकिन सबसे पहले गुणनखंड होता क्या है, तो किसी संख्या का गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे यहाँ 36 आपको लिखा गया है, तो 36 को देखिए, 36 को 1 भी पूरा काटता है और 2 भी पूरा काटता है, 3 भी काटता है, 4 भी काटता है। ठीक, इसके अलावा 6 भी पूरा काटता है, 12 भी पूरा काटता है। तो इस तरीके से, और 36 खुद भी काटता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी 36 के फैक्टर, 36 के विभाजक कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया विभाजक फैक्टर। लेकिन फैक्टराइजेशन, गुणनखंड तो ये हो गए, फैक्टर्स तो हो गए,
लेकिन फैक्टराइजेशन एक आपका प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई संख्या जैसे 36 लिखी है तो इसको हम इसके जो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड जो इसका होता है उसके रूप में, जो इसके विभाजक होते हैं उसके गुणे के रूप में लिखते हैं। जैसे 36 को 2 गुणे 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, या इसी 36 को 6 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। तो ये इस 36 का क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने। 36 को 6 गुणे 6 लिख दिया तो एक संख्या को हमने दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिख दिया। इसी को क्या कहते हैं, गुणनखंड करना या फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पे हमको चर राशियों का फैक्टराइजेशन करना होगा। ये तो आपकी अचर राशि है, 36 का मान 36 ही रहेगा हमेशा, तो इसका हमने यहाँ पे गुणनखंड करके एग्जाम्पल देख लिया। लेकिन आगे जो हमको गुणनखंड करना है वह बीजीय व्यंजकों का करना है। जैसे 10xy को 2 गुणे 5 गुणे x गुणे y लिखा जा सकता है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप कई सारे गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो संख्याएं जोड़ के रूप में लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 2 गुणे, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x धन, अब 2 नहीं देखिए 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 पूरा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 4 पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x धन 2। ये हो गया 4 गुणे x धन 2। ठीक है, तो दो संख्याएं जो जोड़ के रूप में लिखी थी अब गुणे के रूप में हो गई, 4 गुणे x धन 2, ये हो गया इसका मान। ठीक, तो इस तरीके से अब इसी तरीके से आपको फैक्टर यहाँ पे करना होगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से आपको 3 पद में व्यंजक दिए रहते हैं तो आपको क्या करना होता है, ये जो बीच वाला x वाला पद है इसको 2 पदों में तोड़ लेना होता है। ठीक है, अब कैसे तोड़ते हैं ये एक प्रश्न करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे पहला आपका है, इसमें 3 पद आपको दिख रहे हैं, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ेंगे कि जो पद है, जैसे यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुणे 16 कितना आता है, 16 के बराबर आता है। हमेशा a इंटू सी निकाल लेंगे और इसको ऐसे तोड़ेंगे 2 पदों में कि गुणा करने पे इस 16 के बराबर आ जाए और जोड़ने पे इसी के 8 के बराबर आ जाए। ठीक, तो इसको लिख देंगे हम लोग x² प्लस 4x प्लस 4x। देखिए 4 और 4 में तोड़ दिया मैंने 8 को, और 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 के बराबर, और धन 16। अब यहाँ पे अगर x, पहले दोनों पदों में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x धन 4। अब देखिए दोनों जगह x धन 4 है तो x धन 4 को बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा है, x धन 4। तो जो हमारा x² प्लस 8x प्लस 16 था उसको लिखा जा सकता है x धन 4 धन गुणे x धन 4, या इसी को x धन 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 2 बार गुणा है। तो इस तरीके से ये गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से सभी संख्याओं का, सभी जितने भी बीजीय व्यंजक दिए गए हैं इनका आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी परीक्षा में पूछता है वह पूछता है यहाँ पे बीजीय व्यंजकों का भाग। अब भाग किस प्रकार से, नॉर्मली आप भाग करते हो संख्याओं का, उसी तरीके से बीजीय व्यंजकों का भी भाग होता है बहुत ही आसानी से। जैसे 4x² में 2x का भाग करना है तो ये बहुत ही आसान है, आप बटे में लिखोगे 2x से भाग कर दोगे तो देखिए x, ये x की घात 1 है और यहाँ पे ये x की घात 2 घट जाएगी, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो x में जो घात है, देखिए आधार समान है तो घात घट जाएगी, यानी कि यहाँ ऊपर x के घाते 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x, ऊपर आ गया x, और इस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ जाएगा 2x इसका मान। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। एक पदीय तो आप आसानी से कर लोगे, ये भी आप आसानी से कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जब 2 पदीय आएगा, 3 पदीय आएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो वहां पे आप अगर कॉमन ले सकते हो, 4x कॉमन ले सकते हो, तो बटे में 4x दिया गया है, भाग में भी, तो ये आसानी से कट जाएगा। ठीक, लेकिन जहां पे भाग देने लायक नहीं रहेगा वहां पे भी आप भाग आसानी से दे पाओगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप भाग नहीं दे सकते हो, बस आपको आसानी से पहले देखना है किससे भाग दे रहे हैं और किसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बड़े वाले पद, जो बड़ी वाली घात है उसमें भाग दीजिएगा, जिस तरीके से नॉर्मली भाग देते हैं। 1-2 प्रश्न आप इसको मैंने प्रैक्टिस कराया है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको भाग देना आ जाएगा।
राजन पॉन सीरीज पूरा मैंने सॉल्व कराया है। और ये संख्याओं के में भी आप जानते हैं जो भाज्य होता है, जिसमें भाग जाता है वह बराबर होता है जो भाजक जिससे भाग दिया गया है और गुणे भागफल जो आया है, भाग देने के बाद जो भागफल आया है और धन शेषफल के बराबर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वह है अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। अब अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों को आप समझिए कि आप मान लेते हैं डेली कुछ पैसे खर्चा करते ही होंगे आप अपने जीवन में, ठीक है? तो 10, 20, 50, 100, 200 जो भी आपके खर्चे होते हैं, मान लेते हैं कि आप रोज लिख रहे हो, ठीक? और मान लेते हैं कि 30 दिन महीने के आपने कुछ ना कुछ पैसे जो है वह खर्च किए हैं, तो वो आप लिख लोगे, तो वह आपका क्या आएगा? एक अवर्गीकृत आंकड़ा आता है, क्योंकि हर दिन समान रहता नहीं, हर दिन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का खर्चा आपका हो। तो किसी दिन आपने कुछ सामान लिया, कहीं केवल ट्रेवल किया, तो इस तरीके से ये आपके एक्सपेंसेस हो गए हर दिन के, ठीक? अब आप क्या करते हो, महीने के अंत में आप जोड़ करके मान लेते हैं, देखते हैं कि कितना मेरा खर्चा हुआ इस महीने, ठीक? तो मान लेते हैं कि आपके 9,000 रुपए जो है इस महीने खर्च हुए, ठीक? तो 9,000 एक ही दिन तो नहीं खर्च हुए ना, 30 दिन अलग अलग और अलग अलग अमाउंट खर्च हुए हैं आपके। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मेरा एक दिन में जैसे 9,000 आपके खर्चे हुए, तो आप इतना तो दिमाग लगाता है हर कोई कि मेरा हर दिन का खर्चा कितना हो रहा है, ठीक? तो उसको आप 30 से भाग देते हो। जब आप 30 से भाग देते हो तो आप देखते हो कि 300 रुपए मेरे रोज के खर्च हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक औसत मिल जाता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। तो अब आप देखिए यहां से इस चैप्टर से जोड़ लीजिए, पूरा जुड़ जाएगा। अवर्गीकृत आंकड़े क्या थे? जो आप रोज पैसे खर्च कर रहे थे 30 दिन तक, वो आपके थे अवर्गीकृत आंकड़े। और समांतर माध्य क्या हो गया? जो आपने निकाला औसत, आप कितना खर्च कर रहे हो, 300 रुपए जो हो गया वो आपका समांतर माध्य हो गया। तो अवर्गीकृत आंकड़ा और समांतर माध्य तो आपको मुझे अब सिखाना ही नहीं है, आपने सीख लिया कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। रोज ने आपने कितना खर्चा किया 300 दिन में, आपने जोड़ा तो 9,000 आया, और बटे 30 दिनों तक खर्चा किया, 30 आंकड़े थे आपके पास, तो आपको वैल्यू मिल गई 300, ठीक? ये आपका हो गया समांतर माध्य। आप इसी तरीके से अब निकाल लोगे, कुछ भी संख्याएं दी रहे हैं और समांतर माध्य निकालना रहे तो आप निकाल लोगे। अब इस तरीके से तो आपने पहले समांतर माध्य निकाल लिया, लेकिन अगर बारंबारता दी रहे तो आप किस तरीके से समांतर माध्य निकालोगे ये देख लीजिए। ये आपको इस तरीके से मान लेते हैं कि जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग लिखने से अच्छा, आपके क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, सभी का अलग अलग 40 अंक लिखने से अच्छा है इस तरीके से आपको सारणी बना के दे देगा। सारणी बना के दे देगा कि 40 किलो के 8 बच्चे हैं और 41 किलो वाले 4, 42 किलो वाले 6। तो अब आपको पता है समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। इस 40 को 8 बार हम जोड़ लेंगे या 40 का 8 में गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिलता है? 40 में 8 का गुणा करना आसान है और 40 को 8 बार जोड़ने से अच्छा है, ठीक? तो वो हो जाता है आपका, यहाँ पे आप निकाल लेते हो x इंटू एफ या f इंटू एक्स जिसे कहते हैं, तो ये आप निकाल लेते हो। तो 320 आपको यहाँ पे मिल गया, 320, और इस तरीके से यहाँ आप गुणा कर लोगे तो 164 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 41 किलो के 4 हैं, तो इस तरीके से आप गुणा कर करके निकाल लोगे। तो आपको 40 को जोड़ना तो पड़ेगा ही। 40 विद्यार्थियों का अगर आपको औसत निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो 40 को जोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गुणा कर करके हम निकाल ले रहे हैं कि ये कितने कितने अंक हैं। फिर जितने आ जाएंगे उनको सभी को जोड़ लेंगे, उसी को बोल देते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है? इस f और x का गुणा करके फिर हम सभी को जोड़ लेंगे, एक सारणी और आपकी बन जाती है। इस तरीके से हम बना लेते हैं, 3 चीजें आ जाती हैं। एक तरफ आपका किलोग्राम, उसके सामने बारंबारता, और किलोग्राम और बारंबारता का गुणा करके आप लिख लोगे और सभी को जोड़ दोगे। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि इन सभी का जितना योग आया और बटे सिग्मा एफ, 40 बच्चे दिए गए हैं, इस बारंबारता का योग 40 बच्चे से भाग कर देंगे, समांतर माध्य आ जाएगा आसानी से।
ये समांतर माध्य की कहानी हो गई। इसके बाद जो आता है आपका माध्यिका। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन आप समझिए कि बीच का पद होता है। मीडियन मतलब कुछ नहीं, बस जो बीच का पद है वही आपको खोजना है। लेकिन आप बीच का पद कब खोजोगे? जब आपके पास एक क्रम में चीजें लगी हुई हो। तो माध्यिका में सबसे जरूरी है कि जब भी आप माध्यिका कुछ आंकड़े, यहां पे भी आपको आंकड़े दिए रहेंगे। जैसे आपने 30 दिन तक खर्चा किया तो आप क्या करोगे? एक माध्यिका निकालोगे, ठीक है, कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है। देखिए, एक तो आंकड़ों के बारे में हमको समझना है। आपको समझना था कि मेरा हर दिन कितना खर्चा हो रहा है, तो आपने औसत निकाल लिया 300 रुपए। लेकिन अगर आपको यह समझना हो कि मेरे खर्चों की माध्यिका क्या है, तो उसका मतलब क्या है वो आप यहां पे समझिए कि आपका जितना खर्चा हो रहा है वह आप बढ़ते क्रम में, जो 30 दिन खर्चा किया आपने, इस 30 आंकड़े को आप बढ़ते क्रम में लगा लीजिए या घटते हुए क्रम में लगा लीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में हम लगा लेंगे। तो जो सबसे कम खर्चा, मान लेते किसी दिन आपका 10 रुपए खर्चा हुआ है और किसी दिन 800 रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है, ये आपका। और बीच में कोई ऐसी संख्या होगी, जब आप क्रम से लगाओगे तो आपको एक संख्या ऐसी मिलेगी, मान लेते हैं 250, ठीक है, जो आपका बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में। तो यहां पे आपको ऐसे केस में 30, जब सम संख्याएं होंगी तो दो संख्या मिलेगी। दो संख्या कौन कौन सी आपको मिलेगी? आपको 25 और 26 नंबर की दो संख्याएं मिलेंगी जो बिल्कुल बीच में होंगी। तो उनका औसत आप ले लोगे। मान लेते हैं 250 और 300 होंगी संख्याएं, तो 275 आप उनका माध्यिका आ जाएगा, ठीक है। तो माध्यिका को समझने के लिए आपको क्या करना है? बस माध्यिका में कुछ नहीं करना है, आपको संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेना है। और जितनी संख्या दी गई है, अगर विषम दी गई है तो ये फॉर्मूला आप लगा लोगे, माध्यिका बराबर n धन 1/2वें पद का मान। ये आपको दोवें पद का मान, यहाँ पे जो आएगा मान n का वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। जैसे 29 पद होते, अगर 29 दिन ही आपने खर्चे किए होते तो 29 धन 1/2 यानी कि 30/2 आ जाता है, यानी कि 15वें दिन का जो खर्चा हो जाता, वही आपकी माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमने 30 दिन खर्चा किया है, तो हमारा जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, वह सम है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये फॉर्मूला हो जाता है n/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15वां पद जो होगा आंकड़े में, और धन n/2 धन 1 यानी कि 16वें पद का मान, और फिर 2 से भाग कर देंगे। 15 और 16 पद, जैसे 250 और 300 का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, तो 250 और 300 को जोड़ा और 2 से भाग किया, 275, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। वो कोई दिया आंकड़ा नहीं होगा, वो दोनों पद का जो एवरेज होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो आंकड़ा होगा बिल्कुल बीच में होगा, विषम वाले केस में वही आंकड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप माध्यिका निकाल लोगे। इसके बाद जो आता है माध्यिका के बाद, और माध्यिका अगर आपको इस तरीके से दिया है तो माध्यिका में भी आपको एक अलग सारणी बनानी पड़ेगी, जैसे समांतर माध्य वाले में बनाना पड़ा था कि आपको f×x वाली एक सारणी बढ़ानी पड़ी थी। वैसे यहाँ पे आपको एक संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है अभी तक कितने पद आ चुके हैं। जैसे 11 आयु के 4 बच्चे आए, तो अब यहाँ पे 4 लिखा जाएगा संचयी बारंबारता में। फिर उसके बाद 12 वर्ष के 3 आ गए, तो 4 पहले आ चुके हैं, 3 और आ गए, तो अब 4 धन 3 7 लिख दोगे। तो ये आप एक समझ लीजिएगा, ऐसे प्रश्न मैंने कराए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बहुलक क्या होता है? तो जितने भी आंकड़े हैं, जैसे 30 आंकड़े थे, 30 दिन तक आपने खर्चा किया था महीने के, अब मान लेते हैं कि जो सबसे अधिक बार एक अमाउंट ऐसा होगा जो बार बार आपने खर्चा किया होगा। मान लेते हैं 50 रुपए आपने बार बार अलग अलग दिन 5 बार खर्चा किया है, ठीक। और कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो आपने रिपीटेडली खर्चा इतना किया हो, ठीक है। तो वो 50 रुपए क्या हो जाएगा? आपका बहुलक हो जाएगा। मतलब ये 50 रुपए आप अधिक बार खर्चा किए हैं, सबसे अधिक बार। तो किसी भी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही आपकी बहुलक हो जाती है। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य हो गया, माध्यिका और बहुलक, ठीक। इतना आपने समझ लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है, आयतन धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां।
अब आयतन में आपको, आयतन तो आपको पता है कि जैसे क्षेत्रफल आपको पता था लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वैसे आयतन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, उसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी नापी जाती है। तो किसी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाती है। घनाभ आपको पढ़ना है, तो घनाभ का आयतन अगर आपको निकालना है तो वो आपका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ में जो आपको चीजें सीखनी है वो क्या सीखनी है, घनाभ कैसा होता है। जैसे आप अपने कमरे को देखिए, कमरे में क्या है, फर्श है, छत है और 4 दीवारें हैं, ठीक है, लंबाई की 2 दीवारें, 2 दीवारें चौड़ाई की। तो ये क्या है, ये भी एक घनाभ का आकार है, आपका कमरा भी जो खाली है। लेकिन यहाँ जो घनाभ की हम बात कर रहे हैं ये भरा हुआ होता है, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपको पता है कि 8 शीर्ष होते हैं, ये ABCDEFGH जो है ये 8 शीर्ष हैं, 12 भुजाएं हो जाती हैं, 6 फलक हो जाते हैं। जो ये फर्श और छत है आपकी, एक फलक और चारों दीवारें, 4 फलक और 6 फलक हो गए। तो इस तरीके से ये चीजें आपको किसी भी आकृति के बारे में समझना होगा। और यहाँ फॉर्मूला, घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। घनाभ का पृष्ठ निकालना है, 6 पृष्ठ हैं और एक पृष्ठ जो है उसके सामने वाले के पृष्ठ के बराबर। पृष्ठ मतलब क्या हो गया, एक फलक का क्षेत्रफल। तो 6 फलकों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, वो इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। और घनाभ का पृष्ठ का फॉर्मूला ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाता है घनाभ का पृष्ठ जो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है। और घनाभ का विकर्ण हो जाता है कर्णी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाता है। चारों दीवारों का, अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पे प्रश्न आ गया तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब इसके बाद अगली आकृति जो है आपकी वह है घन है, क्यूब है। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है आपकी बराबर हो जाती है, सभी a हो जाता है। तो यहाँ पे आयतन तीनों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों ही a है, तो a क्यूब आ जाता है मान। घन का पृष्ठ जो है वो 6a स्क्वायर, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है, 6a स्क्वायर आ जाता है। और घन का जो विकर्ण हो जाता है वह a√3 हो जाता है। इसके बाद देखिए जो अगली आकृति है आपकी वह है बेलन, सिलेंडर। जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं, पाइप तो खोखला होता है और सिलेंडर भी खोखला होता है, लेकिन इसी को अगर भरे रूप में आप इमेजिन करें तो वो क्या होता है, आपका बेलन का आकार होता है, ठीक। बेलन में क्या होता है, बेलन में आधार में वृत्त होता है और यही वृत्त ऊपर तक जाता है। और आपके यहाँ ऊपर एक वृत्त होता है, 2 वृत्त होते हैं। और वृत्त में क्या होती है, त्रिज्या होती है और इस बेलन की ऊंचाई h होती है, ठीक। तो इस बेलन का आयतन आता है, जो आधार का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h, ये हो जाता है बेलन का आयतन। बेलन का पृष्ठ कितना हो जाता है, ये जो आपका वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r और इंटू ऊंचाई h, 2 पाई r इंटू h। और इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि ये जो कर्व एरिया है बेलन के अराउंड, ये अगर बेलन है, ये मुट्ठी मेरी मान लेते हैं बेलन है, तो ये जितना सरफेस मैं छू पा रहा हूं मुट्ठी का, ये इसका सरफेस एरिया है। और ऊपर का भी और नीचे का भी संपूर्ण सरफेस एरिया हो जाता है, अगर ऊपर वाले और नीचे वाले को भी जोड़ दें, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण जो क्षेत्रफल हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, वो पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर ऊपर और नीचे का जुड़ जाएगा, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगली आकृति आपके जोकर की टोपी या जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं कोन वाली, वो कोन, यही आपका कोन। अब इसका आयतन जो होता है वह 1/3 होता है बेलन के आयतन के, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। और इसका वक्र पृष्ठ, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r l। जो l है वह तिरछी ऊंचाई है और ये लंबवत ऊंचाई h होती है, ठीक। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई r l में ये पाई r स्क्वायर आप जोड़ दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालना है, अगर आपको r और h पता है
तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो तिर्यक ऊंचाई हो जाती है √h² प्लस r²। तो इतने ही प्रश्न आपके शंकु पे बनेंगे। ये सभी आकृतियां आपने देख लिया, ठीक है। आयतन आपको इतने ही आकृतियों का पूछेगा, ठीक है। घन, घनाभ, बेलन और शंकु ये आपने देख लिया। इसके बाद आप देखिए वृत्त, चैप्टर वृत्त। वृत्त आपको पता है क्या होता है। एक बिंदु इस तरीके से आप कहीं लीजिए और उस बिंदु से एक निश्चित दूरी, जैसे ये पेन की दूरी है। अब इस पेन को अगर मैं इस वाले पॉइंट को मैं फिक्स कर दूं, ये वाला जो हाथ है मेरा, इसको अगर मैं फिक्स कर दूं और इसको मूव कराऊं, तो देखिए ये आपका क्या बनेगा, ये एक वृत्त बनता हुआ, ये वाला पथ जो बनेगा ये एक वृत्त बनेगा। तो ये वृत्त की परिभाषा होती है। एक बिंदु निश्चित होता है और एक बिंदु निश्चित दूरी पे दौड़ता है, ये आपका वृत्त बन जाता है। अब इसी वृत्त में आपका क्षेत्रफल भी आपको पढ़ना है। इसी वृत्त में आपको कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जो निश्चित बिंदु होता है वह केंद्र होता है, और ये जो पथ होता है यह परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है, और जो निश्चित दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक। और इसी वृत्त पे अगर कोई दो बिंदु हैं एक दूसरे को, इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और इसी जीवा के द्वारा, ये देखिए इस जीवा के द्वारा ये वृत्त जो है वो दो भागों में बट रहा है। इस तरीके से दो भागों में बट रहा है। तो छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और त्रिज्य खंड क्या होता है, दो तरफ से त्रिज्याओं से और एक तरफ से वृत्त से। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये आपका त्रिज्य खंड कहलाता है। ये वाला पार्ट जो है, ये रंगीन वाला पार्ट, ये आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा, क्योंकि दो तरफ से त्रिज्या और एक तरफ से वृत्त से घिरा हुआ है। इसके बाद एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसमें डायमीटर क्या होता है, जो सबसे बड़ी जीवा भी होती है, ठीक है। ये 2r होती है, दो त्रिज्याओं से मिलकर बनती है। क्षेत्रफल होता है πr²। जो परिमाप परिधि होता है 2πr होता है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr/2 आधा, और उसमें 2r और जोड़ दीजिए, दो त्रिज्याएं और जोड़ दीजिए, ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप हो जाता है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो πr² इंटू जितने थीटा, जितने एंगल पे आपका त्रिज्यखंड है बटे 360। 360 पूरा एंगल होता है, ठीक। और चाप की लंबाई इस तरीके से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो वृत्त में जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्षेत्रफल से जुड़ा आपका हो जाएगा, आपका व्यास पूछ लेगा, त्रिज्या पूछ लेगा, मतलब कुछ ना कुछ दिया रहेगा वो पूछ लेगा। इसके बाद जो वृत्त में आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इसके प्रमेय। कुछ चीजें आपको समझनी होती हैं कि वृत्त में कुछ नियम लागू होते हैं, वो नियम हमेशा ही लागू होते हैं। जैसे वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। अब यहाँ पे आप समझिए पहला प्रमेय क्या कह रहा है, जैसे ये A एक बिंदु है और एक बिंदु B है, और A और B को अगर ऐसे हम देखें तो ये एक चाप है, और अगर एक सीधी रेखा से हम मिला दें AB को तो AB एक क्या है, जीवा है। इस तरीके से ये चाप है, इस तरीके से जीवा है। तो या तो आप जीवा कह दीजिए AB को या चाप कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। जो प्रमेय है उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, देखिए इसी AB को मिलाने के बाद केंद्र पे ये कोण जो है आपका बन रहा है, ठीक। और इसी AB से निकल के परिधि पे यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इस AB चाप द्वारा, या हम कहें कि AB जीवा के द्वारा केंद्र पे बना कोण, क्योंकि O बिंदु से आकर के ये AB पे मिल रहा है और ये भी C बिंदु से आके AB पे मिल रहा है, ठीक। तो ये जो केंद्र पे बना कोण होता है वो इस परिधि पे बने कोण के 2 गुना होता है, ठीक। यही यह प्रमेय है। इसके बाद समझिए दूसरा प्रमेय क्या है, तो एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे समझिए AB एक क्या है, AB आपका 2 बिंदु है वृत्त पे, और AB को अगर मिला दें तो ये जीवा है,
और इसके ऊपर एक वृत्त का भाग है और नीचे ये छोटा वाला भाग है, इसे लघु वृत्तखंड, ऊपर है दीर्घ वृत्तखंड। अब इसी AB के द्वारा आप देखिए C बिंदु पे आपका कोण बन रहा है और इसी AB के द्वारा D बिंदु पे कोण बन रहा है। तो एक ही ये ऊपर एक ही वृत्तखंड तो है, तो इसी AB के द्वारा अगर C बिंदु पे और D बिंदु पे अलग अलग बिंदुओं पे परिधि पे कोण बन रहा है, तो ये कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होंगे वह बराबर होंगे। इसके बाद देखिए तीसरा प्रमेय जो है वो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि अगर आधे वृत्त पर, ठीक है, कोई व्यास है, ठीक, अगर वृत्त के आधे के द्वारा अगर AB एक जीवा है जो व्यास होगी तभी तो ये दो भागों में बांट रही होगी बराबर बराबर। ये समझिए कि व्यास जो है वही दो भागों में वृत्त को बांटता है। तो अगर व्यास द्वारा आप समझिए कि यहाँ पे कोण बन रहा है या कहीं भी आधा वृत्त आपको दिख रहा है, तो इस AB के द्वारा यहाँ भी कोण बनेगा। तो जहां भी कोण बनेगा आधे वृत्त में, ये देखिए आधा वृत्त ऊपर है आधा वृत्त नीचे है, तो नीचे भी अगर बनता है किसी भी बिंदु पे बनेगा, ठीक है, तो वो कोण 90 अंश का ही बनेगा। ठीक, यही आपका प्रमेय है, ये कोण हमेशा 90 अंश का ही बनता है, यही प्रमेय है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इसके बाद देखिए छेदक रेखा क्या होती है। तो कोई भी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती हुई जाती है वह छेदक रेखा कहलाती है। जैसे ये रेखा, अभी एक रेखा और यहाँ पे मैं बना दूं CD, इस तरीके से इसको बोल दूं, और ये EF बिंदु पे अगर काट रही है वृत्त को दो, तो ये CD रेखा क्या होगी, ये भी छेदक रेखा कहलाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होती है। तो टेंजेंट किसी वृत्त को, जैसे दो बिंदुओं पे तो रेखा काटती हुई चली जा रही थी, लेकिन एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, किसी वृत्त पे जैसे ये दो बिंदु पे काटती चली गई, ये भी काटते चली गई, ये भी काटते चली गई, एक रेखा आपको यहाँ पे ऐसी मिलेगी जो केवल एक बिंदु पे टच करके जाएगी। ठीक है, एक बिंदु पे ऐसे टच करके जाएगी, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट कहते हैं। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये समझ गए आप। स्पर्श रेखा क्या हुई। अब स्पर्श रेखा के बारे में आप समझिए कि एक नियम है, यह आपको समझना है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, जिस स्पर्श बिंदु पे स्पर्श कर रही है, जैसे यहाँ पे एक रेखा है P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो उसको अगर हम केंद्र से मिला देते हैं, ठीक, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। ठीक, तो अब केंद्र से अगर मिला देंगे तो ये जो त्रिज्या OP है, ये OP क्या है, त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक, हमेशा समझिए कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका पूरा सिलेबस, जितने भी चैप्टर थे आपके सभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, जितने इसमें फॉर्मूले आए, जितने कॉन्सेप्ट आए, जहां पे जो ट्रिक लगा वो मैंने आपको बता दिया, जहां जो गलती होती है वो मैंने आपको बता दिया कि ये गलती आपको नहीं करनी है। उम्मीद है कि पूरा सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी फॉर्मूलेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप प्रैक्टिस करिए बस जम करके। ये क्लास आपने पूरा ले लिया, अब राजन पवन को पूरा देख डालिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालिए। कहीं कोई रोक ही नहीं सकता, आप 25 में 25 लेकर के आओगे। ठीक है, बैक लगने की तो बात दूर है। ठीक है, तो सभी साथियों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है इसी तरीके से कम समय में अच्छे से पूरा रिवीजन कर पाए। कितने सूत्र आते हैं, ठीक है, और कुछ सूत्र आप जैसे सर्व समीकरणाएं जो होती हैं a+b का होल स्क्वायर, a² - b², ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये गुणनखंड में आपको कहीं कहीं काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए,
सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। मॉडल पेपर्स भी मैंने करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा रखे हैं। ये आपकी क्लास हो गई, मास्टर क्लास अलग से करा ही रखा है, तो सभी चीजें आपके लिए उपलब्ध हो गई। अब कहीं कोई कोताही आपको अपने तरफ से नहीं बरतनी है। अगर आप अपने तरफ से बरतोगे तभी आपके नंबर इधर उधर होंगे, नहीं तो आप पूरे 25 में 25 करके आओगे। तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, परीक्षा दे करके आइएगा, उस दिन मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से आप चीजें बहुत अच्छे से करके आओगे, उम्मीद है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। सभी क्लासेस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।